हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नए लेक्चर में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। ये वाला जो चैप्टर है, अगर आप चेक करोगे ना वेटेज चैप्टर वाइज अपना साइंस में, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है केमिस्ट्री में वो इस चैप्टर की है। लगभग 7 to 9 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। मतलब अभी तक जो हमने पिछले दो चैप्टर पढ़े ना, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उन दोनों को मिला के जितने मार्क्स आएंगे उतने ये अकेले रखता है। और हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ जाए। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। इसमें जो रिएक्शंस आएगी मेटल की और नॉन मेटल की, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं इस चैप्टर में आपको इस तरीके से करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। आपको ये मान के चलो कुछ नहीं आता, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, इवन आपको मेटल नॉन मेटल कुछ नहीं पता है, ये मान के चलो। तो आपको जीरो से सीखना है। और अगर आपको जीरो से सीखना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी सहायता करने के लिए, कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओगे ना, तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे। और वही जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे ना, 3-4 पेज के, इससे ज्यादा के नहीं बनेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। सारी चीजें आपको उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो छोटी छोटी हेडलाइंस है ना, वो लिख के चलो, क्योंकि थ्योरी तो आप लिख ही लेते हो एग्जाम में। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता जिसको थ्योरी याद करके लिखने में प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, कि रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो वो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। मेरे साथ आप रिएक्शन लिखते चलोगे, आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। और थ्योरी तो आप याद कर ही लेते हो बुक में से पढ़ के, या फिर अपने नोट्स में से पढ़ के, तो वो तो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है किसी को। मेन चीज दिक्कत आती है बच्चों को रिएक्शन याद कैसे करें। और इस चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आपने टेंशन ली तो वो आपके लिए नुकसानदायक है और किसी के लिए नहीं। समझ रहे हो? टेंशन तो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, चिंता चिता समान है, वही वाली बात है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से आपको अपनी तैयारी जैसी अभी तक चल रही थी उसी को आगे बढ़ाना है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक खुशखबरी और है, कि हो सकता है अभी या थोड़े समय बाद हम पीवाईक्यू सीरीज भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, और नोट्स भी देने की तैयारी में है। ठीक है, नोट्स भी हम देने की तैयारी में है बच्चों को, जिससे कि उनकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन ये नोट्स हम तभी दे पाएंगे जब आपका एक तरीके से, हमें कहते हैं ना कि सहयोग देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप अपना अंदर से नहीं दिखाओगे ना कि हमें जरूरत है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें दिखना चाहिए ना कि बच्चों को रियल में जरूरत है नोट्स की, या रियल में जरूरत है बाकी सारी चीजों की। क्योंकि हमने देखा कि टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा अभी जरूरत होगी। अभी जो नेक्स्ट 2 मंथ हैं, वो पढ़ाई करने से ज्यादा प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करने के हैं एक तरीके से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वो आपको ही हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज भी निकाली। अगर जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही हमारे टेस्ट हुए होंगे, तो आगे भी आप कर सकते हो। फुल्ली रिफंडेबल टेस्ट सीरीज है। इसमें अगर आप सारे के सारे टेस्ट मतलब कंप्लीट करते हो, या फिर आप 90% भी टेस्ट कर लेते हो, तो आपको पूरा रिफंड मिलता है। यानी कि आपने जो पैसे दिए वो वापस। तो ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा मैं बताऊं, अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ओनली 500 में अगर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जो कि 2 मंथ चल रही है, और आपके अगर मार्क्स आ जाते हैं उससे, तो उससे बेटर क्या है? उससे बेटर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो 500 में तो एक पिज्जा और एक कोक आ जाती है। तो वही है, आपका एक मील छोड़ के भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन बच्चों ने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये तो रही बैक स्टोरी। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं टॉपिक्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ये हमारे रहेंगे टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों की देखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल की देख ली नॉन मेटल की नहीं। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखेंगे, ठीक है, ये सारी जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, ये सब हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, सारी रिएक्शन हम करने वाले हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताऊंगा और उसे याद करने का तरीका भी मैं आपको याद करवा दूंगा, आपको इतने अच्छे से याद करा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, फिर आता है आपका आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, क्रोजन, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं आपको टेंशन लेने नहीं दूंगा, ठीक है। ये तो थे हमारे टॉपिक्स, इसके अलावा भी ये तो टॉपिक्स थे हमारे, इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी है, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम एक्स्ट्रा में करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें भी देखने को आपको मिलेगी, ओके। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? मेटल से। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, सबको पता होगा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज या तो मेटल से मिलके बनी है, नॉन मेटल से मिलके बनी है, मतलब बेसिकली एलिमेंट से मिलके बनी है, ये मैं कह दूं। मैक्सिमम चीजें तो ऐसी ही मिलेंगी आपको, जैसे कि अगर आप अपने घर में लोहे की अलमारी देखोगे तो वो लोहे से बनी है, लोहा क्या है? मेटल है। अगर आप लकड़ी की अलमारी देखोगे तो वो भी एक मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनी है, आपको पता ही है वो क्या होता है, नॉन मेटल है, ठीक है। अगर आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसको देखोगे तो ऑक्सीजन एटम भी क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ पर हमें मेटल नॉन मेटल का आइडिया हो जाता है कि हमारे आसपास ही मेटल नॉन मेटल है। जैसे आप ज्वेलरी देखोगे तो वो गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम से मिलके बन रही है ना, तो वो क्या है? वो भी मेटल है, वो भी मेटल है। और बहुत सारी चीजें हैं, आपको आपके आसपास आप देखोगे मेटल नॉन मेटल भरे पड़े हैं। अगर मैं सिंपली बोलूं तो मेटल एंड नॉन मेटल तो हर जगह है, हर जगह है ना। एलिमेंट्स वैसे भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आप क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको है मेटल नॉन मेटल का। अब एक बार इसको पढ़ो, आपको पढ़ते चलना है बस धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कि आप सारी चीजें याद ही कर लो एक बार पढ़ के, आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश करो, आपको खुद याद हो जाएगा। Elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties। ये कह रहे हैं एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं, ये हमें पता ही है। एग्जाम्पल्स देखो, फेरस या आयरन पता है हमें, लोहा ये क्या होता है? मेटल। एल्यूमिनियम ये भी क्या है? मेटल है। सिल्वर मेटल है। कॉपर मेटल है। एग्जाम्पल नॉन मेटल के ले लूं तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इतना तो आपको याद ही होगा। आप क्लास 10th में हो, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी तो 1 to 30 एलिमेंट्स आपको याद करवाए जाते हैं, ये आपको पता ही है। 1 to 30 एलिमेंट्स आप याद करते हो ना, उसमें आपको मेटल नॉन मेटल सब देखने को मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब मेटल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल अपीयरेंस से, यानी कि देख के मेटल को पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेटल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नॉन मेटल से डिफरेंट है, या मेटल में ही वो प्रॉपर्टी होती है। जैसे दो तीन प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं। फर्स्ट इज लस्टरस बिहेवियर। मेटल क्या होता है? चमक रखते हैं। क्या रखते हैं? शाइनी बिहेवियर रखते हैं, यानी चमक रखते हैं। उसको हम बोलते हैं लस्टरस बिहेवियर, जो कि हमें मेटल में देखने को मिलता है। जैसे चांदी है, सिल्वर, जैसे कि सोना है, गोल्ड, ये सब क्या है? अपनी अपनी चमक रखते हैं। हम देख के भी बता सकते हैं ना यार, ये सोना है, ये चांदी है। स्टील है, स्टील के अंदर भी क्या होती है? चमक होती है। वो किससे बना है? आयरन से, है ना। और आयरन की रॉड देखो, उसको आप देख के बता सकते हो ये आयरन की रॉड है कि नहीं? कॉपर को आप देख के पहचान लेते हो, कॉपर की प्लेटिंग को आप पहचान लेते हो कि कॉपर की है, पीतल है, या फिर कुछ भी है, टीन को भी आप देख के पहचान सकते हो। तो जिन चीजों को आप देखकर पहचान सकते हो कि ये मेटल है या नहीं है, वो कैसे पहचान पा रहे हो? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी एक और होती है कि उसके अंदर मेटेलिक साउंड होता है। जैसे कभी आपने घंटी देखी? आप स्कूल में रहते हो, घंटी बजती है ना छुट्टी की या फिर बीच में इंटरवल की,
कि टन टन टन, तो फिर आपको एक आवाज आती है उस बेल में से। उस बेल में से जो आपको आवाज आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो एक मेटल है और उसके अंदर एक साउंड है, उसके अंदर एक साउंड है। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ। एक और आती है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। मेन जो इसमें प्रॉपर्टी है जिससे आप 100% पता लगा सकते हो वो है कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो मेटल्स क्या है, कंडक्शन दिखाते हैं, यानी मेटल में कंडक्टिव बिहेवियर रहता है और नॉन मेटल में नहीं रहता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे। जनरली हमारे मेटल सॉलिड्स होते हैं, सिर्फ छोड़ के किसको, मरकरी को। मरकरी को छोड़ दो तो सारे मेटल्स हैं। मैं कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा भी देता हूं मेटल्स की। जैसे यहां पर आप देखोगे तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब मेटल्स हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर यानी जो हमारा अभी टेम्परेचर चल रहा है, यानी अगर अभी बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो रूम का टेम्परेचर भी वही होगा, सिंपल सी बात है। तो वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, द अदर नॉन मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इंक्लूडिंग कार्बन एंड सल्फर। इसमें देखो एक चीज बताई है, एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन तो देखो आपका एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बताऊं, ब्रोमीन आपका एक्सेप्शन भी है। इस वाले पार्ट को अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि हम नॉन मेटल में देखेंगे। ब्रोमीन आपका एक्सेप्शन है जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलता है और दूसरी फॉर्म्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ नॉन मेटल्स है जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, ये आपको रूम टेम्परेचर पे अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ज्यादातर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि वो मेटल्स हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के। वो मैं आपको बता देता हूं, वो है मरकरी, दैट इज मरकरी। और इसमें से क्वेश्चन आता है मरकरी वाले पार्ट में से, याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ पा रहे हो ना? या छोड़ो, इसको लिखने की क्या जरूरत है, बस इतना लिख दो, मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन वो मेटल है, लेकिन वो मेटल है क्यों? क्योंकि वो कंडक्शन दिखाता है, क्योंकि वो कंडक्शन दिखाता है और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। और एक आता है हमारा सोनोरस बिहेवियर। सोनोरस का मतलब यही होता है कि उसके अंदर एक मेटेलिक साउंड आए, एक मेटेलिक साउंड आए, या फिर इसको रिंगिंग साउंड भी कई बार बोल देते हैं। सो मेटल प्रोड्यूस आ टिपिकल रिंगिंग साउंड या मेटेलिक साउंड व्हेन हिट बाय समथिंग। मतलब हम जैसे ही मेटल को पकड़ के पीटते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है, एक मेटेलिक साउंड निकलती है या रिंगिंग साउंड निकलती है जो बजता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा कंडक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी है आपकी, मैं आपको बता दूं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी ये गुड कंडक्टर्स है। तो बैड कंडक्टर्स कौन होंगे, नॉन मेटल होंगे। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्यों लिखा है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होता है, ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होता है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन वाला पार्ट जो है ना, मैंने ऐसे ही कर रखा है। ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल, स्टिल वो कंडक्टिविटी दिखाता है। तो ये एक्सेप्शंस वाले पार्ट आपको याद रखने हैं। जैसे सॉलिड वाले में क्या था, आपका मरकरी आ गया था। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि वो मेटल है। होना उसे क्या चाहिए था, सॉलिड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सॉलिड होना चाहिए था, लेकिन है क्या, लिक्विड है। ऐसी यहां पर आप देखोगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मेटल्स तो गुड कंडक्टर्स होते ही हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो आपका नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सेप्शन है। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। लस्ट्रस बिहेवियर में भी एक एक्सेप्शन आएगा, अभी मैं बताऊं, डायमंड, क्योंकि डायमंड नॉन मेटल है, स्टिल वो क्या दिखाता है, लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है। तो ये तीन चार एक्सेप्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी, ग्रेफाइट कंडक्शन वाले में, शाइनिंग बिहेवियर में डायमंड, ये याद रखना। मेलेबल, इनमें मेलेबिलिटी होती है, मतलब कि क्या है कि जब इसको पीटते हैं तो हम इसको एक शेप दे सकते हैं जिसको हम थिन शीट में मतलब बदल लेते हैं। बनाते हैं ना हम, टीन की शीट्स बनाते हैं घरों में, आप देखते होंगे, वो क्या है, वो सब मेटल ही तो है। हम वैसे भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स है जिनकी शीट बन सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर मेलेबिलिटी होती है, यानी कि इसको हम थिन शीट्स में
डिवाइड कर सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि इसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं, डक्टाइल होता है बिहेवियर। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? वायर में। आपने देखे होंगे ना कॉपर वायर्स, और और किसके देखे थे? और वैसे लोहे के भी वायर बनते ही हैं, कॉपर वायर ज्यादा देखे होंगे आपने, एल्यूमिनियम वायर देखे होंगे, एल्यूमिनियम वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम की थिन शीट भी बनती है वैसे। तो ये दोनों पार्ट जो है ये हम एल्यूमिनियम और कॉपर से भी बता सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बहुत इजी इजी पार्ट आपको करना है, समझ रहे हो? नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है कि नहीं होता है? और हमें ये पता है कि मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई। तो यहां पर भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट यहां पर भी एक्सेप्शन है। इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, मैं पहली बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मैं याद भी तो करवा रहा हूँ, मैं आपको बता भी तो रहा हूँ कौन कौन से एक्सेप्शन है। ऐसा तो है नहीं मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि अरे याद कर लेना एक्सेप्शन जितने भी है, मैं तो सिर्फ अपना पढ़ाऊंगा जो भी मुझे पढ़ाना है। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा ना, मैं तो आपको सारे एक्सेप्शंस बता रहा हूँ ना, लाइन टू लाइन। और ये जितने भी एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानो 4-5 से ज्यादा एक्सेप्शंस आपको याद नहीं करने हैं। मेन मेन तो 4-5 ही हैं, सारे एक्सेप्शंस भी नहीं याद करने हैं। जैसे मैं आपको प्रॉपर्टीज में मैंने आपको इजीली बताया, अरे भाई मरकरी तो आप घर आप वैसे भी देख सकते हो ना, टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता ही है। डायमंड ग्रेफाइट आपको पता ही है ना, ग्रेफाइट तो पेंसिल में भी लगता है। डायमंड तो सभी जानते हैं, सबसे महंगा आता है। तो ये 3-4 जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये आपको याद करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देंगे। ब्रोमीन का एक है कि ब्रोमीन जो है आपका तीनों स्टेट में चला जाता है, नॉन मेटल होते हुए भी, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, फिर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, मेटल्स, ठीक है। एक्सेप्ट, अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन कौन? सीजियम और गैलियम। अच्छा, गैलियम का आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी अगर मैं उसे हाथ पे रखूं ना, अपने ऐसे हाथ पे, तो हो सकता है वो यहीं पिघलने लग जाए। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वही है ना, मेल्ट हो जाए कितने टेम्परेचर पे। तो बस वही चीज मैं बता रहा हूँ कि गैलियम का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सेम चीज आपको सीजियम में देखने को मिलेगी, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। ये दो आपको याद रखने हैं। अब एक पॉइंट और आ रहा है, ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये तो हमें पता है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलरिन हो गया, ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रोप। ये आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, इन तीनों के बारे में डिटेल में आप पढ़ने वाले हो वहां पर, कि कार्बन आप स्ट्रक्चर भी देखोगे, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, C60 जो आप फुलरिन्स की स्ट्रक्चर देखोगे, और डायमंड की जो आप स्ट्रक्चर देखने वाले हो, ठीक है। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ग्रेफाइट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो ये एक्सेप्शन मैंने ग्रेफाइट का आपको पहले भी बताया था कि ये कंडक्शन भी दिखा देता है। क्या दिखा देता है? कंडक्शन भी दिखाता है। ये थोड़ा सा आपका मेटल की तरह बिहेव करता है, ये मान के चलो आप, ग्रेफाइट जो है थोड़ा थोड़ा आपका मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ये 2-4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेंस। डेंस मतलब किससे? डेंसिटी से, मतलब डेंसिटी से। अब इनकी डेंसिटी हाई होगी या फिर लो होगी, ये बताओ। तो देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। देखो जैसे कि एल्कलाई मेटल को अगर आप छोड़ दें, एल्कलाई मेटल्स कौन से होते हैं आपको पता है ना? एल्कली मेटल्स, अरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले देख सकते हो ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल अलग है, एल्कलाई मेटल है, वो सब आपको मालूम है ना। उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। या फिर आप रिएक्टिविटी से भी देख सकते हो, हाई डेंसिटी कब होती है? जल्दी बताओ। अरे यार आप बता नहीं पा रहे हो। हाई डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? सिंपली बात है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसी से हम देख लेंगे मास से। तो जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी ये डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है।
और ओसीमियम की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि वो एकदम नीचे आता है ओएस, है ना, आपको तो मालूम होगा। और लिथियम की लीस्ट डेंसिटी होगी, क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर आ रहा है। अब आप कहोगे हाइड्रोजन भी तो उससे ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन ये हो गया, हीलियम हो गया, ये तो नॉन मेटल होते हैं आपके। देखो ये हुआ ना, हाइड्रोजन 1, 2 पे हीलियम, फिर 3 पे लिथियम। तो लीस्ट हम लिथियम की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेटल्स की बात कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे मेटल थोड़ी है, वो तो नॉन मेटल है। मेटल तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, लिथियम से। तो लिथियम की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी तो कम है, 3 और 7, यानी कि इसका एटॉमिक मास क्या है, 7। तो इसकी जो हमारी डेंसिटी होगी वो भी तो कम होगी, और ओस्मियम की सबसे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अब लस्टरस बिहेवियर देखो। लस्टरस बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको मैं इंपॉर्टेंट करता जा रहा हूं ना, वो वाले पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हाई और लो बॉइलिंग पॉइंट वाला। इसमें आपसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, तो वो दैट इज गैलियम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ये बताओ। इतना डीप में नहीं जाएगा। ये तो ये वाली बात हुई, आप मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल, और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल, तो वैसा तो होने ही नहीं वाला है ना, ये तो हमें मालूम मालूम है। अब लस्ट्रस बिहेवियर में बता रहा हूँ, तो ये थोड़ी पूछेगा कि डिफाइन द लस्ट्रस बिहेवियर ऑफ मेटल, नहीं। इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो एक्सेप्शन है ना डायमंड वाला, जो एक्सेप्शन है डायमंड वाला, उसमें से क्वेश्चन आएगा कि डायमंड क्यों हमारी कंडक्टिविटी दिखाता है या लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है, ऐसा क्यों दिखाता है? और ग्रेफाइट में से आता है कंडक्टिव बिहेवियर क्यों दिखाता है? तो ये आप याद करके चलो। लस्ट्रस बिहेवियर वही है, metals have the quality of reflecting light from their surface and can be polished। समझ पा रहे हो? अब ये वाली जो आपको लैंग्वेज है अगर डिफिकल्ट लग रही है, तो सिंपली आप बता सकते हो मेटल्स हैव शाइनी बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? शाइनी बिहेवियर, यानी वो चमकते हैं। और उनकी सरफेस पे क्या दिखता है हमें? लाइट रिफ्लेक्ट पड़ती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहां पर लिखा हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको पता है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जो सबसे ज्यादा चमके वही हमने बता दिए, वही हमने बता दिए। कुछ कुछ लस्टरस बिहेवियर आपको नॉन मेटल्स में भी देखने को मिलता है। जैसे सबसे ज्यादा लस्टरस बिहेवियर जो नॉन मेटल में कोई दिखाता है वो है डायमंड, दैट इज डायमंड। पर दूसरे भी दिखा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कार्बन बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, कार्बन तो खुद अपने आप में एक्सेप्शन है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके ऊपर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाले डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन यहाँ भी बाज नहीं आएगा। कार्बन नॉन मेटल होते हुए थोड़ा सा लस्ट्रस होता है, और कार्बन के ही एलोट्रॉप्स जो है फिर डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी थोड़े से अमाउंट में लस्ट्रस है। और डायमंड तो काफी लस्ट्रस होता है, डायमंड तो बहुत ही चमकता है, आपने देखा होगा, वो तो बिल्कुल ही चमकदार है, वो तो अंधेरे में भी चमक जाए ऐसा है। और वो है क्या? लेकिन वो मेटल नहीं है, वो मेटल नहीं है। तो डायमंड वाला केस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपसे पेपर में डायमंड वाला केस आएगा, अगर मुझे लगता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो ये जरूर आ सकता है, एमसीक्यू में, ये वाला केस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थोड़ा सा अभी अपने को जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा खिंच जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूं। मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट में करवाना चाहता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ो। अब आप देखो, आपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना, उसको उल्टा कर दो, वही है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कंडक्टिविटी वहां क्या थी? हाई कंडक्टिव थे, यहाँ लो कंडक्टिव हो जाएंगे। वहां सोनोरस बिहेवियर था, यहाँ नहीं होगा। वहां पर मेलेबिलिटी दिखा रहा था, यहाँ नहीं होगा। वहां डक्टिलिटी थी, यहाँ पर नहीं होगी। वो कैसे थे? हार्ड थे, ये ब्रिटल हो जाएंगे। और ये कैसे हो जाएंगे? सॉलिड लिक्विड गैस जो है हमारे, मतलब वो हमारे सॉलिड होते थे, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन भी तो है। ये पढ़ो, इट अकर्स एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस सब कुछ है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। दे आर नॉन मेलेबल, यानी मेलेबिलिटी शो नहीं करेंगे। दे आर नॉन डक्टाइल, यानी डक्टिलिटी शो नहीं करेंगे। देखो कितना मजा आ रहा है। दे आर नॉन सोनरस, यानी सोनोरस बिहेवियर नहीं शो करेंगे। मेटेलिक साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे।
दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होंगे या बैड कंडक्टर्स होंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी तो है। एक्सेप्शन क्या है इस वाले पार्ट में? देखो मैं यहाँ साइड में लिखता चलता हूँ। ग्रेफाइट नॉन लस्ट्रस वाला भी आया क्या? ये नॉन लस्ट्रस भी होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। नॉन लस्ट्रस वाला पॉइंट भी ऐड कर लो, सिवाय किसके? डायमंड के। और क्या है? इसमें ब्रोमीन होता है एक एक्सेप्शन सबसे बड़ा। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल पार्ट हमने पढ़ लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला। शायद उसमें से क्वेश्चन आए या ना आए ये पता नहीं, पर इसमें से जरूर आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, आपके क्लास 10 साइंस के लिए। इसमें से तो क्वेश्चन हर साल आता है कहीं ना कहीं से। कभी आपकी एयर वाली रिएक्शन में से आ जाता है, कभी एसिड्स के साथ जो रिएक्शन कराते हैं मेटल की उसमें से आ जाता है, कभी जो सॉल्ट रिएक्शन होती है उसमें से आता है। क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा इसमें से। और रिएक्शंस में से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी आती है ना, वो अच्छे से याद करके चलना है। अब इस रिएक्शंस को याद करने का एक ही तरीका है, या तो आप इसे समझ लो या याद कर लो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर कैसे करना है याद वो बताऊंगा। देखो जैसे इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। पहली जो हमारी केमिकल रिएक्शन आ रही है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब आप कहो कि इससे आसान तरीका है, मैंने कहा बिल्कुल है। कोई भी मेटल आए आपसे ये फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, सिंपल सी बात है यार। ये तो पेपर में नहीं आएगा ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर बताओ या ऑक्सीजन बताओ, नहीं आएगा ना। आपको क्या पूछेगा, रिएक्शन दे देगा इसको कंप्लीट करो। या कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या हुआ, फेरस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उसके लिए आपको रेडी रहना है। जैसे यहाँ देखो कॉपर क्या होता है, मेटल। और मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये तो पता है ना मेटल ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ मेटल कॉपर लिया है तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO। एक तो तरीका हो गया ये, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब मैं आपको इजी तरीका बताऊं रिएक्शन बताने का। आपको पता था कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, कुछ नहीं पता। यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अब मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ याद करने का। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, +2। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। इतना तो आपको मालूम है ना, कॉपर की +2 इसकी -2, वैलेंसीज तो पता होगी। नहीं पता तो याद कर लेना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। रेशियो कितना है, 2:2। इसकी भी 2, इसकी भी 2। इसको आपस में काटो, कितना हुआ, 1:1। तो यानी कि यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड बन गया, CuO। बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है, इससे आसान तरीका हो सकता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपने पढ़ा था, रिएक्शन बैलेंस करनी आपको आती है। यहाँ पर जितने कॉपर के एटम है वहां पर भी होने चाहिए, यानी कि 2 यहाँ पर भी होंगे। तो बस यही तो था। अब बताओ रिएक्शन याद हो जाएगी कि नहीं। अब कोई सी भी हो, सेकंड वाली है, एल्यूमिनियम की जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। अब एल्यूमिनियम के केस में देखो, ये भी मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। 3 और 2 मान के चलो। यहाँ तो आपको अभी इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में आओगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी होती है, वहां पर फिर आपको प्लस प्लस माइनस लेके चलना है। यहाँ आप 3 और 2 से भी काम चला सकते हो। तो इसकी 3 है, इसकी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो है 3:2 का, यानी इसका 3 से मल्टीप्लाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई। क्या बनेगा, Al
L2O3। बताओ सही है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? तो यहाँ पर भी L2O3 बनेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करें? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के इतने ही एटम होने चाहिए जितने यहाँ पर है। तो कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? ऐसे तो बैलेंस नहीं कर सकता ना मैं कि इसको कम कर दूं या इसको कम कर दूं, बढ़ा ही सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 × 3 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, उसके लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया। अब ये तो हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को बैलेंस करो। यहाँ पर कितने हो गए? 2 × 2 4। तो यहाँ पर भी 4 आने चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। अब बताओ यहाँ पे देख के समझ आया कि नहीं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। जल्दी से देखो, जल्दी से। और ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। कौन सी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपको पता है ना, मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं जनरली वो बेसिक ऑक्साइड्स होती है, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो जनरली एसिडिक ऑक्साइड होती है। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो हमें मेटल नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर दिखाए। मैग्नीशियम वाला देखो, ये तो बहुत इजी केस है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 MgO, बस खत्म। क्या ही करना था। ये समझ पा रहे हो ना थोड़ा सा? जल्दी से देखो इसको। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन। वो तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी सबकी सेम तो नहीं होगी। मेटल्स अलग अलग है, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होगी ऑक्सीजन से वो भी तो अलग होगी। जैसे जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं ना, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से जैसे ही उसके संपर्क में आएंगे वैसे ही क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, वैसे ही रिएक्ट कर जाएंगे। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वो बहुत हाई होती है। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते रहते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, अभी आपको नहीं पता होगा डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट, बस ऐसे समझ लो, जो एल्कलाई मेटल से अलग जो मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती। उनकी रिएक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती जितनी एल्कली मेटल्स की होती है। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो इनका ग्राफ होता है वो चेंज होता रहता है रिएक्टिविटी का। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको याद भी करवाऊंगा। ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये रिएक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये क्या करते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं बहुत फास्ट। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आएंगे जल्दी से उससे रिएक्ट कर लेंगे। और आपने देखा भी हो गया है कि जल्दी से फायर भी कैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फायर भी कैच कर लेते हैं अगर हम इसको ओपन में रखें। और सोडियम वाला तो एक पार्ट आपने वो भी देखा होगा ना, कि वाटर के अंदर सोडियम को नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ब्लास्ट हो जाता है। एक हल्का सा ब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। आप वैसे तो मत करना ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। सोडियम को पानी में नहीं डालना है, उसमें ऑक्सीजन होता है क्योंकि H2O है। तो वो क्या करता है, रिएक्ट करके क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है, एकदम से फायर कैच कर लेता है। ठीक है। और इनको किस में रखते हैं? इनको कैरोसिन में रखते हैं। कैरोसिन में मिला के रखते हैं, ओपनली नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते हैं। Surfaces of magnesium, aluminium, zinc and lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। और इनको क्या करते हैं, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, लेड हो, इनको हम कवर करके रखते हैं एक लेयर से ऑक्साइड की, जिससे ये क्या करें, फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर ले। क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इसीलिए इसको हमें अलग रखना पड़ता है। ये वाली चीज आपको समझ आ रही है? बताओ जल्दी। अब एक चीज और पॉइंट ये वाला पढ़ो, बहुत अच्छा है। फेरस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली। इस पॉइंट में से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, कि फेरस फेरस हीटिंग करने पर बर्न नहीं होता लेकिन आयरन फिलिंग बर्न हो जाती है। तो वो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि एमसीक्यू में, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हीटिंग पे बर्न नहीं होता लेकिन उसकी फिलिंग बर्न हो जाती है? तो उसमें आता है आपका आयरन।
कॉपर का पढ़ो एक, ये कुछ एक्सेप्शंस है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता, लेकिन इसकी कोटिंग किससे की होती है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से। ऐसी गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे ना, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये क्या करते हैं? रिएक्ट जल्दी से नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. कौन सा कंपाउंड है ये बताओ, जिसकी रिएक्टिविटी भी अच्छी खासी है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्ट करके कंपाउंड भी देगा, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो कंपाउंड है, जाहिर सी बात है वो कैसा कंपाउंड होगा हमारा? यानी कि वो कोई मेटल ही होगा ना, जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट तो मेटल्स का होता है। तो एक चीज क्लियर है कि ये मेटल होगा। सेकंड लाइन में बोल रहा है दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि मेटल भी हो और वो वाटर में सॉल्युबल भी हो, यानी जो उसका कंपाउंड बन रहा है ना, यानी कि जो उसका ऑक्साइड बन रहा है वो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। यानी मेटल ऑक्साइड बने और वो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो। समझ पा रहे हो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है? लेकिन यही तो हमें समझना है। हार्ड क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी 90 प्लस की तैयारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब देखो इस कंपाउंड को कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहली चीज हमें पता है कि ये मेटल है, और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और वो मेटल ऑक्साइड जो है आपकी वाटर में सॉल्युबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। ये है जो हम, मुझे 2 लाइन पढ़ के समझ आई बात। बताओ आप इससे सहमत हो कि नहीं? ठीक है, यही कहा था ना कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड देता है। और वो जो कंपाउंड बन रहा है ये पता है हमें मेटल, कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कौन हाई मेल्टिंग पॉइंट दे सकता है, या फिर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा एलिमेंट होगा? जाहिर सी बात है वो मेटल होगा। और जो कंपाउंड मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, वो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। लिखा है ना दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब इन ऑप्शंस में से चेक करो। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। कार्बन सिलिकॉन को तो पहले ही काट दो। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन मेटल्स है, हमें तो मेटल चाहिए। तो बचता क्या है हमारे पास? आयरन और कैल्शियम। तो या तो फेरस होगा या फिर कैल्शियम होगा, यही दो में से एक होगा। बी और सी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ये तो हमें पता चल गया। अब एक चीज बताओ, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, क्या वो वाटर में सॉल्युबल है? नहीं। और कैल्शियम ऑक्साइड, वो तो सॉल्युबल है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइन वाला आपने पार्ट पढ़ा है। कैल्शियम ऑक्साइड डालते थे वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। ये वाली चीज तो आपको पता ही है। पता है ना, या भूल गए? आप भूल भी जाते हो ना, क्योंकि आपकी याददाश्त भी कमजोर है। ये वाला एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा रखा है आपको, कि वाटर के अंदर क्या डालते थे? एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में हम डालते थे कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता था? स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद आया कुछ, या भूल गए? तो होना क्या चाहिए ये? कैल्शियम होना चाहिए। क्योंकि देखो कैल्शियम की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस भी कर लो। कैल्शियम पे कौन सा चार्ज होता है? +2। ऑक्सीजन पे -2, यानी 2:2 चार्ज है, 1:1 का रेशियो आएगा। और ये हमारा वाटर सॉल्युबल होती है? हाँ होती है, सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया? कैल्शियम। ठीक है, जल्दी से देखो इसको। इजी है ना क्वेश्चन? अभी तो मैं आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा सोचने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन था, बट हार्ड इसको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट मेरा आ जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर रहता है। आपको 2-3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करके चलनी है। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मैंने बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और देखो वही आ गया। तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड जो क्या करते हैं?
एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। क्या करने के लिए? सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और वाटर। तो इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका एक एग्जांपल दिखा दूं आपको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 है, जब उसको हम एसिड यानी 6HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? AlCl3 बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा H2O, क्या बनेगा? H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर। ठीक है। एक और चीज देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ठीक है ना, प्लस H2O बाहर। तो यानी कि मेरे को एक चीज जो देखने को मिली, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। वाटर तो ऑब्वियसली बाहर निकल ही रहा है, वाटर तो बाहर निकलता ही है, ये तो हमको पता ही है इस रिएक्शन में। लेकिन मेन चीज क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है। अभी पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था एसिड एंड बेसिस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपको एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये आपको पता है। ठीक है, वहां मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करवाई थी, तो आपको सारी चीजें याद तो होगी ही, याद होगी ना। एसिड की और बेस की रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल से मैंने बताई थी आपको। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो इसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, काफी ज्यादा सहायता आपको इसमें मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आप काम करते हो ना, वो काम कभी खराब नहीं जाता। आज आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर काम आएगा। अब आप पूछोगे कि कहाँ काम आएगा, वो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई आपके साथ ऐसे हादसे होंगे, कई आपके साथ ऐसी चीजें होगी जहां आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ, ये एक चीज मैंने स्कूल में पढ़ी थी, ये आज मेरे काम आई। समझ पा रहे हो ना, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो साइंस तो आपका मेन सब्जेक्ट है। वहां पर 11th में जाके आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं, PCM लोगे या PCB लोगे। ठीक है, या सुपर साइंस लोगे यानी कि दोनों एक साथ लोगे, ऐसे भी है जो PCM भी लेते हैं, चारों एक साथ। तो वो चीज आपकी है। और साइंस आपका बहुत अच्छा पार्ट है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप साइंस की क्षेत्र में जाना चाहते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज साइंस, सब कुछ साइंस ही है ना। अगर आप देखोगे आपके घरों में जो भी चीजें हो रही है वो साइंस है। ठीक है, फिजिकल या केमिकल चेंज है, ये तो आपको पता है। अब उसी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप नींबू देखते हो, वो भी एक टाइप का, उसके अंदर एक सिट्रिक एसिड है। लैक्टिक एसिड आपको पता है, दूध से बनी चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। तो बहुत सारी चीजें आपको जो है साइंस के थ्रू समझ आती है। किसके थ्रू? साइंस के थ्रू। साइंस जो है एक वंडरफुल, मैं कह सकता हूँ, इवेंट है। और इसका जो यूजेज है या जिस इसकी जो एप्लीकेशंस है ना, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। यानी कि हर एक हर एक चीज में, हर एक चीज में। तो वही चीज मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आप मेहनत करते चलो। ये मत सोचो कि क्या होगा आगे जाके, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा यार। आप वो बनो ना, क्या कह सकते हैं जिसको, अरे क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, आप हिम्मत वाले बनो ना। आप अपने आप को इतना मोटिवेट रखो कि मुझे सब आता है। नहीं भी आता होगा तो कॉन्फिडेंस रखो ना यार, झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस ही रखो कि मुझे सब आता है। आप में अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है लाइफ में। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ ना कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, जो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करके गए, बहुत अच्छी तैयारी मतलब वो नहीं करके गए थे, लेकिन जब टाइम आया रिजल्ट का तो उनका रिजल्ट A1 था। उनका रिजल्ट बाकी सबसे बहुत बेहतर था। जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे उनको उन्होंने फेल कर दिया, उनको पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर जो एक तरीके से मोटिवेशन थी, जो कुछ करने की आग थी, जो आप में भी होनी चाहिए। आप शीशे के सामने देख के बोलो ना, आई एम द बेस्ट। नहीं भी हो तो भी बोलो, एक दिन बन जाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है, इंसान वही बन सकता है जो वो सोचता है। अब आप चाहे तो देख लेना, अगर आप मेहनत करो और 90+ 90+ 90+ 90+ करते रहोगे, आपके आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन वही है, एक दिन करने से नहीं होगा। अब से लेके जितने भी दिन बचे हैं, हर दिन आपको ये सोचना है कि मैं 90+ लाऊंगा, और उसके लिए मेहनत करनी है। चाहे आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़े तो पढ़ो। क्या दिक्कत है यार, नहीं पढ़ सकते क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते?
ऐसा क्या रीजन है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, या फिर ऐसा क्या रीजन है कि आपको क्या चीज रोक रही है ऐसी आपको आगे बढ़ने से? बताओ जल्दी, ऐसा कुछ है तो बोलो। और नहीं है तो फिर छोड़ो, या फिर आप नेग्लिजेंस दे रहे हो कि मतलब मुझे नहीं करना। आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ने के अलावा आपका कोई धर्म कोई कर्तव्य नहीं है आज की डेट में। समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब देखो, मेटल की रिएक्शन वाटर से करानी है, क्या बनेगा? ये तो हमें पता है, एक चीज तो कंफर्म है यार, मेटल वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन मेटल ने देखा, वो क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड बना लेगा, है ना? क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड। लेकिन क्योंकि वाटर है, वाटर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, दोबारा भी तो उससे रिएक्ट कर सकता है। क्या वो उससे दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं जिसके अंदर वाटर ही है, उसके अंदर तो वाटर के काफी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो क्या कर रहा है? मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके, यानी फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ केस में मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी, वो केस भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा उस केस में होता है जो आपके कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक बार रिएक्शन करके अपना मेटल ऑक्साइड बना के हाथ जोड़ेंगे कि ठीक है भाई, हो गया, बस मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे माफ करें, मुझे छुट्टी दे दे, मेरा हो गया बस। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं या ये वाले जो मेटल्स हैं, ये कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले ये देखो, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या दे रहे हैं? मेटल ऑक्साइड दे रहे हैं और हाइड्रोजन दे रहे हैं। अब देखो, दूसरा, मेटल ऑक्साइड दोबारा से जब रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बन गया, अब वो दोबारा से जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एग्जांपल्स में देखो, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट, ये बनेगा, सही है ना? दूसरा, कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर H2 बाहर निकालेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर H2 बाहर निकालेगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया है, देख लिया ना हमने, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और H2 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो तो जब मेटल ऑक्साइड बना होगा तभी H2 भी बना होगा। वो मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हुआ है ना। H2 तो वैसा का वैसा ही रखो, H2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सेम मैग्नीशियम भी करेगा, मैग्नीशियम भी तो रिएक्टिव एलिमेंट है, ये भी क्या करेगा? ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 बाहर करेगा। एल्यूमिनियम भी यही करेगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम और फेरस के केस में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम हो या फेरस हो, वो आपका रिएक्टिविटी में नीचे आते हैं। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करवाऊंगा, इस टाइप से होती है, वैसे मैं आपको बताऊं। हाइड्रोजन तक का मैंने आपको दिखा दिया है ना। ये मैंने आपको अभी आधी ही लिखी है, पूरी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? पोटेशियम है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये नीचे आ रहे हैं। मतलब ये रिएक्टिव तो है, पर ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। कौन है? मीडियम रिएक्टिविटी वाले। मतलब ये हाई रिएक्टिविटी वाले तो नहीं है। जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या कर रहे थे? मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। और जो हाईली रिएक्टिव नहीं है, यानी कि इसके नीचे वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ऑक्साइड बना के हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? बस भाई माफ कर दो, बस इससे आगे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी औकात नहीं है आगे बढ़ने की। ऐसे समझो, ये जो थे ये हमारे टॉप वाले टॉपर्स थे। इन्होंने क्या कहा? हम इजी क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन जो क्लास में मीडियम वाले हैं वो क्या कहेंगे? अरे भाई हमारी उतनी औकात नहीं है, हम इतने ऊंचे ऊंचे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बस इतने क्वेश्चन करवा दो जिससे हम पास हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? सिर्फ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना के भाग जाएंगे कि चलो भागो यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए आपका एल्यूमिनियम और फेरस क्या है? फर्दर ऑक्सीडाइज होके मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज नहीं होते, तो ये सिर्फ Al2O3 और Fe3O4 में चेंज हो पाते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? बताओ जल्दी। नेक्स्ट आपका आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब ये भी रिएक्शन आपने पहले भी देखी है। अब कुछ याद आ रहा है? एक डायलॉग था ना फिर हेरा फेरी में कि इसका चेहरा कहीं सुनेला लगता है।
मतलब इसको पहले भी कहीं देखा है, इस टाइप का एक डायलॉग था ना, तो वही वाला डायलॉग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पिछला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, उसमें हमने रिएक्शंस देखी थी एसिड्स की मेटल के साथ। यहाँ पर हम मेटल्स की एसिड के साथ देख रहे हैं, बात तो एक ही है। चाहे आप मेटल की रिएक्शन देख लो एसिड्स के साथ, या आप एसिड की रिएक्शन देख लो मेटल के साथ, दोनों केस में क्या बनता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर होती थी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ो, तो मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बना रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। ये क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते डाइल्यूट एसिड से, कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। क्यों नहीं करते, अरे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना ये। अभी तक जो मैंने आपको एलिमेंट बताए थे हाइड्रोजन तक, ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इसीलिए ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये करते ही नहीं है एसिड के साथ रिएक्ट। ये कहते हैं हमें नहीं करना, जाओ यहाँ से। ठीक है, इनका अलग स्वयं है। बैक बेंचर्स है ना, बैक बेंचर्स क्या कहते हैं, हमें टॉपर की लिस्ट में आना ही नहीं है, हम मार्क्स ले आएंगे, हम है मतलब बैक बेंचर, अपना है एक रुतबा, अपना एक स्वैग है। अपन को क्या करना है, अपन को किसी को फॉलो ही नहीं करना, अपन को टॉपर्स को फॉलो करना नहीं, अपन को 90 प्लस वाली स्ट्रेटेजी चाहिए नहीं, अपन पढ़ के 75 80 85 लाके बहुत कुछ है। ठीक है, तो उनको 90 प्लस में आना नहीं है, तो ये वो वाले हैं लीस्ट रिएक्टिव वाले। ठीक है, मीडियम वाला बच्चा सोचता है कि मैं 90 पहुंच जाऊं, जो 70 75 वाला बच्चा है, और वो पहुंच सकता है, वो पहुंच सकता है अगर वो अपनी बेड़ियां तोड़ दे, अगर वो ये चीज छोड़ दे सोचना कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, थोड़ा सा और मेहनत कर ले, तो वो 95 और 100 के बीच में आ सकता है। इतना मैं कह रहा हूँ, 95 टू 100 तक भी आ सकता है, लेकिन वही है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जो टॉपर है वो तो सोचता ही 90 प्लस 95 प्लस है, उसकी तो सोच ही वही रहती है, वो खुश नहीं होता 95 प्लस ला के भी। ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ का सपना होता है ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखो, फेरस प्लस HCl क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड बन जाता है FeCl2, फेरस क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो, Mg+2HCl क्या बनेगा, MgCl2, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। Zn+HCl क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। जल्दी देखो, ऐसी एल्यूमिनियम और HCl के केस में देखेंगे, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। हम्म, अरे बोलो जल्दी। ये मैं ज्यादा इसमें ध्यान नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो MgCl2 बनेगा, इस पे भी +2 चार्ज है ZnCl2 बनेगा, इस पे +3 चार्ज होता है तो AlCl3 बनेगा। ये मैंने आपको पिछले वाले में भी याद करने का तरीका बता दिया है, वही सेम रिएक्शंस है। अब एक क्वेश्चन देख लें, बहुत देर हो गई है क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आखिरकार क्वेश्चन आ ही गया। तो क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, write the chemical reactions when iron reacts with dilute H2SO4। इसमें मुझसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि एक गैस प्रोड्यूस होती है जब मैं डाइल्यूट HCl की रिएक्शन एक रिएक्टिव मेटल के साथ कराता हूं, और वो केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें आयरन H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें मुझसे, मैं पहले फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि जब मैं डाइल्यूट HCl की रिएक्शन एक रिएक्टिव एलिमेंट से कराता हूँ तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। रिएक्टिव एलिमेंट में मैं ले लेता हूँ, सपोज करो सोडियम। ठीक है, जैसी मैं सोडियम की रिएक्शन HCl से कराऊंगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ जल्दी से। मेटल प्लस HCl की रिएक्शन क्या होगी, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होगी, तो यानी क्या बना, NaCl प्लस H2, यही बनेगा। बैलेंस भी कर देता हूँ, यहाँ 2 और यहाँ 2, बस बस हो गया। ठीक है, अच्छा वहां पर भी 2NaCl आएगा ना, हाँ सही है सही है, 2NaCl। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो यहाँ पर एक चीज मुझे समझ आई, एक चीज मुझे समझ आई कि हमेशा क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट, तो जब मुझे पता है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस। तो आंसर क्या है फर्स्ट वाले का, हाइड्रोजन गैस। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्या बनता है जब हम मेटल और डाइल्यूट एसिड को लेते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस आप एक रिएक्शन दिखा दोगे
तो ज्यादा बेटर होगा। एक होता है ना आपने काम किया और फिर उसको दिखाना, तो ये वही वाली बात है। आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो कि मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन कराने पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इस तरीके से। और एक एग्जांपल भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने सोडियम का दिखा दिया। ठीक है, तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। मतलब ये कहना चाह रहा है कि केमिकल रिएक्शन बताओ जब आयरन हमारा H2SO4 से रिएक्ट करे। तो देखो Fe प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, फेरस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सॉल्ट कौन सा है, फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। अब इस केस में मुझे एक चीज बता दो आप अच्छे से, इसमें आपको कोई किसी भी तरह का डाउट है या नहीं है। डिस्प्लेस कौन हुआ, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दोनों में अगर मैं देखूं कौन रिएक्टिव एलिमेंट है सबसे ज्यादा, फेरस है। हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है, ये तो आपको पता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि कुछ चीजें हैं उस पर क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, इसलिए उसको आगे रखा है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब देखो, एक मेटल है मेरा, मेटल ए। अब उसका अगर मैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन बी से रिएक्शन करवाता हूं, तो उसमें दो चीजें बनती है। एक बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, और दूसरा मेटल बी। अब आप कहोगे ये क्या बता रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सीधे सीधे बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो अभी हमने देखी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज करो मेरा कोई मेटल ए है, जिंक। समझ पा रहे हो, मेटल ए क्या है, जिंक। और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है बी, ये भी कोई मेटल का ही सॉल्ट होगा। किसका होगा, मेटल का ही। सपोज करो ये मैं ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट। क्या ले लेता हूँ, कॉपर सल्फेट। तो अब इसमें होगा क्या, मेटल ए जिंक है और सॉल्ट सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट है। होगा क्या, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बना लेगा ZnSO4। तो जो अब मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन बना वो ए का बना ना, क्योंकि मेटल ए का सॉल्ट बना ना ZnSO4। क्यों, क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया। और मेटल भी बाहर आ जाएगा, यानी कॉपर। अब बताओ इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए या नहीं। और वही चीज नीचे कही है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे यहां पर लिखो, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, सिंपल। यही तो करना था। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत आई। जैसे मैंने ऊपर Zn+CuSO4 वाली बताई, वैसे ही यहाँ पर फेरस प्लस CuSO4 वाली है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर वाली। हाँ, अब आ गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज वाला काम। अब मजा आएगा। अब कमबैक होना पक्का है, क्योंकि अब जो होने वाला है अब मजा आएगा। अब तक जो किया वो स्टूडेंट्स के लिए किया, अब देखो मजा आ जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले लिखो के, फिर Na। सेकंड वाली यहाँ पर थोड़ा सा हंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो अपनी क्लास में ऐसे ही होता है, फन रहता ही है, और आई एम अ फन लविंग टीचर। ठीक है, मेरे को तो फन करना बहुत पसंद है स्टूडेंट्स के साथ। और इस चीज को हम इजी बनाएंगे। अब देखो, के फॉर पोटेशियम होता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे केदार। क्या लिखेंगे, केदार। Na मतलब सोडियम होता है, यहाँ हम लिखेंगे नाथ। अब आप कहोगे सर ये क्या क्या लिखवा रहे हो। अरे अभी रुको, जरा सबर करो। इसको हम लिख देंगे आलू। अच्छा, कितने बच्चों को आलू पसंद है, कमेंट में बताना एक बार। मेरे को तो बहुत पसंद है। इसको लिखेंगे कॉर्न।
पढ़ लिया। अब इसको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि केदारनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आओ। तो देखो, यानी कि एक मैं आपको एक हादसा बताता हूँ, हुआ क्या। मैं एक बार गया था शिमला घूमने, ठीक है। शिमला छोड़ो, मैं केदारनाथ गया था, ठीक है। केदारनाथ उत्तराखंड में, आपको पता है, बाबा की नगरी, ठीक है। तो मैं वहां घूमने गया। अब मैंने वहां पर रुक के किसी होटल में खाना खाया। क्या करा, खाना खाया। तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या है यार, किसने बनाया इतना खराब खाना, मतलब ना कोई स्वाद ना कोई टेस्ट, क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। तो वहां पर जो ड्राइवर था उसने सीधे सीधे बोला कि सर जी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। माली मतलब वहां पे काम करने वाला। माली मतलब ऐसे वो होता है ना जो फूल वूल काटता है, फूल वूल काटता है, मतलब वो खाना भी बनाता है, ठीक है। वो होटल में भी काम करता है और माली का भी काम करता है। उसका नाम नहीं पता था ड्राइवर को, इसलिए उसने बोला केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो मैंने उसकी बात सुनते ही कहा कि अच्छा वो आलू फीके बनाता है। मैंने कहा कौन है जी आगे आओ, कौन है जी, उसको आगे आओ, कौन है आओ जल्दी। तो ये हमारी कन्वर्जेशन थी। अब आप याद रख पाओगे। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो देखो, केदार मतलब के यानी पोटेशियम, नाथ मतलब Na यानी सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब Mg, आलू मतलब Al यानी कि एल्यूमिनियम, जरा मतलब Zn जिंक, फीके मतलब फीके मतलब Fe फेरस, ठीक है। पकाता है Pb लेड, है मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद ये जितने आपके आने वाले हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ये भी मैं आपको बता दूं क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। देखो, इसको Cu को हम लिखेंगे कौन, Hg यानी है जी, Ag यानी आगे, Au मतलब आओ, कौन है जी आगे आओ, जल्दी आओ आगे आओ, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो, इसमें हमारे जो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे जाने पर डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। ये वाले हमारे ये जो चारों है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और ये क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। ये सब क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले। मोस्ट रिएक्टिव ये चारों हो गए, केदारनाथ का माली, ठीक है। आलू के बाद से, आलू के बाद से है तक, ये सब हमारे मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट होते हैं। और ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, कौन, जो हाइड्रोजन के बाद आएंगे, यानी कौन है जी आगे आओ, ये लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और इसके बाद एक और भी आता है वैसे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसके लिए आप ये जोड़ सकते हो, आगे आओ पतीला लेके, आगे आओ पतीला लेके, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। बताओ, इतना आसान तरीका कहीं भी आपने सीखा है आज तक? इससे आसान तो अब कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लें इस पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आओ। पहले तो कलर चेंज करें, हाँ। क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। कमाल हो गया भाई, मजा ही आ गया। क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको ये भी क्लियर हो गया कि मेटल और एसिड की रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज का भी काम आ गया। अब देखो, ये पूछ रहा है पहले तो दो मेटल्स ऐसे बताओ जो उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, रिएक्शन भी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, और दो ऐसे जो नहीं कर पाएंगे। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी ना पीछे, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और जो उससे कम रिएक्टिव है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि कॉपर नहीं कर पाएगा, सिल्वर नहीं कर पाएगा, मरकरी नहीं कर पाएगा, प्लेटिनम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले दो मेटल्स में दिखाता हूं जो उसको डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि कौन कौन से हैं, सोडियम, सोडियम कर देगा ना डिस्प्लेस, क्या बनाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा इसको डिस्प्लेस करके। एक और फेरस, फेरस भी कर देगा, क्या बना लेगा, FeCl2।
और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये तो थे दो जो इसको डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो नहीं कर पाएंगे वो वाले देखो, वो वाले कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस H2SO4। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा कौन सा है? Ag, Ag प्लस HCl। ये डाइल्यूट एसिड मतलब समझते हो ना, जिसमें एसिड कम होता है पानी ज्यादा। ये कुछ भी ले सकते हो आप, HCl H2SO4। ये मैं इसलिए आपको दोनों वाले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप H2SO4 से कराते तो वहाँ Na2SO4 बनता, यहाँ FeSO4 बनता, वो एक अलग चीज थी। लेकिन आपको बेसिकली क्या बताना था? एलिमेंट्स बताने थे, मेटल्स बताने थे। वो कौन से हो गए? सोडियम, फेरस, और क्या क्या हो सकते हैं, मैं दो से ज्यादा बताऊंगा अगर। पोटेशियम और Zn। और इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? कॉपर, Hd, Hg और Au, जो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। सिंपल सी बात है। इसको एक बार चेक करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं। क्लियर है ना? बताओ, समझ आ रहा है ना? जल्दी से। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करते चलना है। और ऐसा नहीं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ वही करो, आपको जो ठीक लगता है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और PYQ सॉल्यूशन आपके रहेंगे, वो चीज भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब देखो, हम रिएक्शंस कराने वाले हैं मेटल की नॉन मेटल से। इसमें देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है रिएक्टिविटी। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब अगर मुझे एलिमेंट की रिएक्टिविटी चेक करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या देखना होगा मुझे? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल कैसे चेक करते हैं? जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, इन दोनों का देखो। Na क्या होता है इसका? 2,8,1। ये तो आपने सीख रखा है थोड़ा बहुत लिखना। क्लोरीन का कैसे लिखते हैं? 2,8,7। ठीक है, लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 7 आ रहा है, वहां लास्ट में 1, यहाँ लास्ट में 7। अब देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, लास्ट में 8 आने चाहिए ना। यहाँ पर कब आएंगे? जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। यहाँ पर कब आएंगे? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेस। ध्यान से समझो, दोनों की वैलेंस शेल को देखो। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे आपस में? ये एक समझौता करेंगे। सोडियम बोलेगा यार तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्लोरीन बोलेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो Na क्या करेगा? Na पॉजिटिव बना लेगा। पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये निगेटिव पे आ जाएगा। -1 चार्ज या -1 चार्ज का मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और सोडियम जो +1 चार्ज दिखा रहा है या प्लस चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसी को पढ़ो। एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। कैटायन बना लिया ना Na पॉजिटिव, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे के वैलेंस शेल में से अपने आप को कैटायन बना लिया। एंड एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एन आयन। ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब आपने ये तो देख लिया कि कैसे होता है। इसी से एक चीज बनती है या इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आयनिक कंपाउंड्स का। क्या आता है? आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यही हम आगे समझेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन की एक ही तरफ से शेयरिंग। अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी तो वो कोवलेंट हो जाएंगे। आयनिक में क्या होता है, एक जो हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को। क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे ये आ गया हमारा आयनिक कंपाउंड, इसको पढ़ो। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इसको हम आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इसीलिए कहते हैं कि मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, वैलेंस शेल के ट्रांसफर करता है। ये नहीं कि सारे कर देगा, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करता है नॉन मेटल को, उसकी हेल्प करता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। जो हमारे कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो जनरली क्या होंगे, सॉलिड होंगे। जैसे NaCl है, क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है ऑब्वियसली। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा हाई रहेगा। क्या रहेगा, हाई। यानी कि जोश क्या रहेगा, हमेशा जोश मीटर हमेशा हाई रहेगा। जोश मीटर क्या रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। और ये जनरली ब्रिटल भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ये फिजिकल नेचर है। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में या इनसॉल्युबल होते हैं, ये बताओ। तो जनरली सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल फिर से NaCl का, फिर से NaCl वाटर में क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पूरा। अगर आप नमक डालो 1 चम्मच पानी में और उसको घोल दो तो देख लेना चाहे तो वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, वो 100% घुलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसकी हाई रहेगी, लेकिन ये कंडक्टिविटी ऐसा नहीं कि कंडक्टिविटी किसी भी फॉर्म में दिखाएंगे, ये दिखाते हैं मोल्टन स्टेट में, ये दिखाते हैं आयनाइज्ड फॉर्म में। जैसे कि NaCl है, NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, तब वो आपको इलेक्ट्रोड जब इसमें लगाएंगे तब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि आयनाइज्ड फॉर्म में ये देते हैं। ये टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। यानी जब ये आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे तब ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। So conduction of electricity. Ionic compounds conduct electricity in molten and solution form, but not in solid state. Solid state में नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये बात आपको मान के चलनी है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, अरे समझ गए या नहीं। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन देखते हैं एक, उसके बाद में थोड़ा, अरे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ डीपली कि इसमें डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने का आता है ना। जैसे NaCl की फॉर्मेशन में ही देखो, सोडियम के पास कितने हैं वैलेंस शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहां से देख लो, सोडियम 11 मतलब 2,8,1, क्लोरीन 17 मतलब 2,8,7, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्रॉस से दिखाता हूँ। क्लोरीन के पास 7 है, इस टाइप से दिखाता हूँ इसको, बल्कि इधर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक है वैलेंस शेल में, यहाँ पर 7 है। अब देखो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 7 थे तो मैंने 7 दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको क्या चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसको तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा स्टेबल हो जाएगा, ये नियॉन कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, यानी नियॉन 10 पे। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव बन जाएगा। जल्दी से बताओ ये चीज आपको क्लियर है या नहीं। बहुत ही इजी सी चीज मैंने आपको बताई है, बहुत इजी। आयनिक कंपाउंड में समझ पा रहे हो ना, इजी है यार, इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ये तो मुझे भी पता है कि कौन सी चीज हार्ड है, कौन सी चीज हार्ड नहीं है। आप NaF का भी देख सकते थे, डायरेक्टली Cl की जगह F लगा दो,
ठीक है, ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। जब आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे ना, डॉट स्ट्रक्चर मेनली वहां आता है, क्योंकि वहां पर जब आपके कोवलेंट कंपाउंड आएंगे तो मजा आ जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड में ज्यादा आपको डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये बात तो आपको वैसे भी पता ही होगा, है ना। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। हम्म। अब MgCl2 के केस में क्या होता है, MgCl2 के केस में मैग्नीशियम का क्या होता है, जल्दी बताओ। 12, 2,8,2। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से। तो ये 2 क्लोरीन एटम को सेटिस्फाई कर सकता है, कैसे, एक क्लोरीन एटम लिखा, उसमें 7 होते हैं, ऐसे लिख दिया, और एक क्लोरीन एटम यहाँ लिखा। ठीक है, तो देखो ये एक तो यहाँ ट्रांसफर कर देगा और एक यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2। क्लोरीन पे यहाँ पर -1 चार्ज, और क्लोरीन पे यहाँ पर -1 चार्ज। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये, MgCl2। क्यों, क्योंकि इसने 2 क्लोरीन एटम को क्या किया, 2 क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2। सोडियम ने एक ही क्लोरीन एटम को दिया, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। ये तो मैंने बिल्कुल ही इजी वे में समझा दिया, इससे इजी वे में तो कोई समझा भी नहीं सकता, मुझे लगता है, इतना इजी वे में। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कहूं या आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है। मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड में या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और कहां से कहां होता है, कौन ट्रांसफर करता है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल करता है। मेटल किसको देता है, नॉन मेटल को, बस ये चीज याद रखनी है। ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन विद देयर रिस्पेक्टिव एटम। अरे ऐसा थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं एक्सचेंज होंगे तो फिर कैसे आयनिक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल, ये सही है, लेकिन दूसरे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल, गलत। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मेटल से नॉन मेटल में होता है, मेटल तो देता है और नॉन मेटल लेता है। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, नहीं, वो किस में होगा, वो कोवेलेंट में होगा। कोवेलेंट का केस अभी हमने नहीं देखा है, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। जल्दी से देख के बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ। अरे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ गलत भी बता रहा हूँ ना, वो बोलेंगे यस सर सही है, क्यों, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है। वो तो मतलब ऐसा है कि टीचर के भरोसे बैठे हुए हैं, जो पढ़ा दिया बहुत बढ़िया, हाँ सर सही है बिल्कुल सब समझ आ गया, और लास्ट में उनसे एक क्वेश्चन पूछ लो तो कुछ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और क्लास में 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं, 20% ही सीरियस होते हैं, जो हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हाँ सर ये वाली चीज है। मतलब आपको ये नहीं बोलना सीधे सीधे टीचर को कि गलत है, लेकिन अगर आपको कोई चीज लग रही है जिसमें आप कुछ एड ऑन कर सकते हो या कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हो तो जरूर बताओ, क्या दिक्कत है ना। उससे क्या है कि क्लेरिफिकेशन मिल जाती है। बहुत सारे, लेकिन मैं बच्चे देखता हूँ ना क्लास में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं कि जो पढ़ा दिया ठीक है, आप सही कराओ गलत कराओ उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो लेकिन आपको देख के चलना है, आपको वैसा नहीं बनना है, ये बात आप समझ गए। और ये बातें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको इतना समझाता हूँ, बिकॉज आई केयर फॉर यू। ठीक है, आई नो कि हम आपस में मतलब एज ऑनलाइन के थ्रू, मतलब डिजिटल वे में हम कनेक्टेड है, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे कहीं ना कहीं। तो मुझे क्या है कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है। और गलती तो देखो हर इंसान से हो सकती है, टीचर भी एक इंसान है, वो एक अलग बात है, आप बता सकते हो, उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ बचा है। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 1 हमारा, या लेक्चर 1 कहूँ, ये खत्म होता है। लेक्चर 2 में हम और अच्छे से इसको करने वाले हैं, और इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, बहुत ज्यादा पार्ट हमारा बचा नहीं है, इसको हम बहुत सारा कुछ हम कर चुके हैं। बहुत ही इजी चैप्टर तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट चैप्टर पड़ता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलते हैं कई बार। लेकिन हमारा जो मोटिव रहना चाहिए ना, वो मोटिव हमेशा ये रहना चाहिए कि चैप्टर कितना भी डिफिकल्ट हो, हमसे सब होगा, हमसे कुछ नहीं छूटने वाला।
अपना क्या है कि अपने को अपना देखना है, सामने वाले को नहीं देखना। तो अपना अगर काम बढ़िया चल रहा है ना, अपना अगर सही चल रहा है ना, तो हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 1 को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।